अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम उमैर महबूब एंड आई शैल बी टीचिंग यू आईआर एज ऑलवेज। आज हमारा टॉपिक जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा है वो है आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रीजीम। ये टॉपिक दिखने में काफ़ी लंबा है लेकिन बेफिक्र हो जाए, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे अभी तो आपको फील होगा इट्स अ वेरी फैंटास्टिक टॉपिक। इट्स लेंथ डिक्टेट्स इट्स कॉम्प्रिहेंसिवनेस. And the more comprehensive you are regarding your approach towards IR, the better it will be. So, shall we begin? We have to. अब अगर आप गौर से देखें तो ये एक रिवॉल्वर है और ये आगे से क्या बना हुआ है इसके साथ. It signifies one thing that even if you possess a weapon, आप उसको इस तरीके से ट्यून करें कि वो नुकसान ना पहुंचा सके. ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया. ऑल्दो ये चीज एक सीमिंगली एम्बिवेलेंट नोशन की तरफ लेकर जाती है कि अगर एक वेपन मौजूद है तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए. लेकिन चूंकि इंसान जो बुनियादी तौर पे, जैसे थॉमस हॉब्स ने अपनी लेवियथन में कहा था, ब्रूटल और एग्रेसिव तबीयत का मालिक है, वायलेंट, तो हम ह्यूमन नेचर जो इनहेरेंटली इनबिल्ट है इंसान के अंदर, उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते. तो हम ये कहते हैं कि हमसे मुराद द प्रोपोनेंट्स ऑफ द आर्म्स कंट्रोल कि अगर आर्म्स रखने भी हैं तो उनको इतना कम से कम कर दिया जाए कि उनका जो नुकसान है वो बहुत कम हो जाए. उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए पहले उन्होंने हिस्ट्री से मदद ली कि हमने माशाल्लाह किया क्या आज तक. अब ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो डार्क एजेस थी या मिडीवल एजेस थी या मिडीवल यूरोप था, एवं उससे पहले मंगोल इन्वेजन्स थी, या रोमन और बारबेरियन की वॉर्स थी, या रोमन की आपस की वॉर थी, या ग्रीको पर्शियन वॉर्स थी, या रोमन और ग्रीक्स की वॉर थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या टेमरलेन की वॉर्स थी. उनकी वजह से इंसानियत का इतना नुकसान हुआ था बिकॉज देयर वाज नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, देयर वाज नो कंट्रोल ओवर the pain and the misery that the war will inflict. तो जब उन चीजों को सामने रखा गया तो इनको इस बात का अंदाजा हुआ कि now we need to develop a mechanism. वर्ल्ड वॉर 1 आती है, 2 आती है, और आगे मैंने लफ्ज लिखा हुआ है डायरेक्ट इंटरनेशनल ऑर्डर. तबाही फैलती है ओवरऑल. ओनली 60 मिलियन के नजदीक बंदे लुकमा अजल बनते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, और वर्ल्ड वॉर 1 में तकरीबन 2.25 करोड़. So that was a horrendous number by any means of disposition. इन्होंने क्या किया, इवन वर्ल्ड वॉर 1 से पहले भी ये होली अलायंस 1815 में बना था. ठीक है, इट वॉज बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया एंड रशिया. हेग पीस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जिसमें दोबारा से पीस की तरफ जो नोशन है उसकी कोशिश की गई थी. फिर LON से मुराद लीग ऑफ नेशंस, UN से आपको पता है यूनाइटेड नेशंस. ये एंडेवर्स टू क्रिएट पीस हैं सारे के सारे. UN का जो प्राइम फंक्शन था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो द क्रिएशन ऑफ पीस था. और दूसरा कि आपको पता है जब 16 जुलाई 1945 को एटॉमिक बॉम्ब बनता है, उसका जो पहला टेस्ट होता है न्यू मैक्सिको डेजर्ट में, उसे हम कहते होते हैं ट्रिनिटी. हिरोशिमा पे ऑफ कोर्स अटैक तो 6 अगस्त का हुआ था, लेकिन ये एटॉमिक बॉम्ब का जो पहला टेस्ट था सक्सेसफुल वो 16 जुलाई को हुआ था, 20 दिन पहले तकरीबन. और इस वक्त फेमसली ओपनहाइमर ने कहा था, रॉबर्ट ओपनहाइमर, द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, आई एम बिकम डेथ नाउ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स. काफी इसका मशहूर जुमला है, आप कोट भी कर सकते हैं. न्यूक्लियर होलोकॉस्ट का था. 1945 में बनाता है यूएस, और 1949 में सोवियत यूनियन यूएस की न्यूक्लियर मोनोपोली को ब्रेक कर देता है, वो भी बना लेता है. ठीक है, तो इनको इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब अगर न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे फैलते रहते हैं और दोबारा से कोई न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट आपस में वॉर की तरफ जाते हैं, द रिजल्ट्स विल बी कैटास्ट्रोफिक. इधर हम दोबारा से मदद लेंगे थ्योरी से अपनी, रियलिज्म और आइडियलिज्म. लिबरल्स जो हैं, या लिबरलिज्म कह लें, लिबरल्स जो हैं वो फेवर करते हैं कंप्लीट डिसआर्मामेंट को.
अगर आप इसकी उर्दू देखें ना तो इससे भी अंदाजा होगा आर्मामेंट को ही खत्म कर दिया जाए। डिस ये एंटी के सेंस में आता होता है, उतार देना, डिसकंटिन्यूड, डिसलॉज, डिसएम्बिग्विटी, डिसइल्यूजनमेंट, तो चीज को उतार फेंकना। आप आर्म्स को ही खत्म कर दें, नो मोर आर्म्स, नो मोर वॉर। अब बात यह है कि क्या हर नोशन प्रैक्टिकली एक्चुअलाइज हो सकता है? द आंसर विल बी एन एम्फेटिक नो, नहीं हो सकता। तो उन्होंने उसका एक और हल निकाला कि ये आइडियलिस्टिक बात है जी कि आप डिसआर्म कर दें। व्हाट अबाउट एन अदर नोशन, आर्म्स कंट्रोल? ऑफ कोर्स ये हमेशा रियलिस्टिक आएंगे। तो इन्होंने कहा जी कि आप आर्म्स कंट्रोल करें, यानी कि आर्म्स को रिड्यूस करें, आर्म्स के ऊपर लिमिटेशन लगाएं कि इतने आर्म्स हो सकते हैं, इनकी जो डेवस्टेशन की रेंज है वो इतनी हो सकती है। मिसाल देता हूं मैं, एक हमारे पास क्लेरियन है, गन होती है एक, वैसे आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब आल्सो और हाइड्रोजन बॉम्ब, लेकिन क्लेरियन वो गन है, तो उसके अंदर आप कहें जी कि 50 गोलियां हैं, आप 50 नहीं, आप सिर्फ 10 इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी और आप भी। अब हमें इस बात का पता है कि जो इंस्ट्रूमेंटेलिटीज है हमारी क्लेरियन, मैं टेक्निकल हो रहा हूं, वो और उनका जो इम्पैक्ट है वो कम हो गया। जहां पे वो 50 गोलियों से 50 बंदों को मार सकती थी, अब चाहते हुए भी वो 10 के बाद दे हैव नो मोर ऑप्शन, बिकॉज आपस में एक पैक्ट, एक ट्रीटी, एक डिक्लेरेशन साइन की हुई है कि वी विल रिड्यूस द आर्म्स टू अ बेयर मिनिमम। अभी हम देखते हैं कि कैसे ये असल में इंप्लीमेंट हुआ था। सो आर्म्स कंट्रोल लफ्ज आपको समझ आ गया है कि इसका मतलब क्या है। और एक और बात कि जो डिसआर्मामेंट है वो ज्यादा एम्बिशियस है, जो आर्म्स कंट्रोल है ये बेस करता है रेसिप्रोसिटी के ऊपर। मैं कम करूंगा तो जनाब मैं तब करूंगा जब आप कम करेंगे, और आप कम करें तो मैं भी कम करूंगा। इट इज severely and strictly based on reciprocity, and disarmament is more ambitious. It rests on a fundamentally different philosophical premise, to gradually reduce and eliminate the instrumentalities of war, which can't be said about arms control. The definition categorically says it all, that arms control is by definition a rejection of disarmament, that they sanction the existence of arms. यूएस का लिबरल प्रेसिडेंट था इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, वुड्रो विल्सन। इसने कायदे आजम की तरह, ऑल्दो ही वाज हिमसेल्फ अ लिबरल डेमोक्रेट, तो इन्होंने भी 14 नुकात दिए थे यूएस कांग्रेस को जो काफी मशहूर हुए थे। और लीग ऑफ नेशंस के अंडर आर्म्स कंट्रोल को, आर्म्स बिल्डअप को कर्ब करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स की गई। इसमें से एक लैंडमार्क जो डेवलपमेंट थी, दैट वाज in 1925. The name is too long, so I can't write it. I will only speak that, and you will yourself write in your notebooks. Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare. ठीक है, ये दोबारा बोलो। Geneva Protocol for the Prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous and or other gases and of bacteriological methods of warfare. और of course जो यूएन का चार्टर है वो भी एम्फसाइज करता है कि आप आर्म्स को रेगुलेट करें। अब हम आते हैं साथ ही कि ये कमबख्त regime क्या चीज है। The nuclear non-proliferation regime is a broad international framework, remember it's international, of agreements and organizations aimed at preventing the spread of nuclear weapons. जो इसका मेन मकसद है वो है न्यूक्लियर वेपन्स स्प्रेड ना हो, and contributing to arms control and disarmament progress. Fears that the Cold War, which happened in the aftermath of World War II, arms race was spiraling out of control, led to the initial establishment of the regime intended to promote stability and reduce the likelihood of nuclear weapons use.
एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं. You have gotten the gist of that. It was primarily meant to curb the arms and to promote stability and reduce the likelihood of nuclear weapons usage. अब जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रीजीम है इसमें डिफरेंट चीजें हैं. पहली, it has a set of international treaties. दूसरी, it also is based on multilateral and bilateral agreements. अभी हम देखेंगे वो कैसे एक्चुअलाइज हुए. तीसरी, वॉलंटरी भी हो सकती है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, जिसमें स्टेट्स वॉलंटरीली अपने आप को सब्जेक्ट करती हैं टू द टर्म्स एंड क्लॉजेस ऑफ द ट्रीटी. ऑफ कोर्स आईओस और डोमेस्टिक एजेंसीज, लॉज, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज necessary for regime compliance. इसमें हमें एक चीज का अंदाजा हो रहा है कि it's a broader framework which is there to encompass every possible measure. अब मैंने जब every possible measure कह दिया है ना, तो उसमें से ये सब कुछ आ गया इकट्ठा होकर. IOs, treaties, जिसमें multilateralism भी है, bilateral treaties भी हैं, voluntary compliances भी हैं, इसके अंदर डोमेस्टिक एजेंसीज भी हैं, इसमें लॉज भी हैं, सारा कुछ. जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रीजीम के कंपोनेंट्स हैं वो सर्व करते हैं क्रिएट लीगली बाइंडिंग नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस के स्टेट्स के ऊपर लीगली बाइंड होंगे और ऑब्लिगेशंस होंगी नॉन प्रोलिफरेशन से मुताल्लिक. एक बात. दूसरी बात, strengthen international norms against the spread of nuclear weapons. कि हम ये चीज दुनिया की कौमों को बावर करवाएं कि न्यूक्लियर वेपन्स का होना अच्छी बात नहीं है. By the way, there is a hypocritical notion here also कि हमारे पास है, हमारे पास रहने दें, आप ना बनाएं. By any means you cannot justify, because if you are to accept the proposition that the states are sovereign, we discussed the sovereignty before. If the states are sovereign, then there is no need or there is no method to calibrate कि हम 5 के पास होना चाहिए, बस हमने जिन्होंने बना लिया, अब नहीं बनाएगा कोई भी. Who are you to tell, to be honest? If you want others nation not to develop nuclear weapons, you have to curtail them first yourself. तो यहाँ पे हिपोक्रेसी आ रही है. ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, या इवन पाकिस्तान, इंडिया ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा उनका पहला टेस्ट था, तो इट डेवलप्ड द बॉम्ब. पाकिस्तान इन 98 जब धमाके किए थे हमने एटमी 28 मई को, तो उसके बाद सैंक्शंस लगी बहुत ज्यादा पाकिस्तान पे और इंडिया पे भी. वो सैंक्शंस इसीलिए कि आपने क्यों बनाया है, या आपने अगर बनाया तो आपने डिक्लेयर क्यों किया. इस तरह बाकी कौमों को भी एक ल्योर मिलेगा कि वो भी बनाए. ऑल्दो न्यूक्लियर वेपन्स का ज्यादा कौमों के पास होना बिल्कुल भी गैर मुनासिब है, हर लिहाज से गैर मुनासिब है, लेकिन किसी के पास भी ना होना ये ज्यादा मुनासिब है. इट कंट्रोल एक्सेस टू न्यूक्लियर वेपन्स, रेलिवेंट मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज. ऑफ कोर्स जो यूरेनियम और प्लूटोनियम से हम लोग उनकी एनरिचमेंट के साथ वेपन ग्रेड तक पहुंच सकते हैं, उसकी तरसील ना की जाए आपस में. स्टेट्स आपस में न्यूक्लियर मटेरियल को गिव एंड टेक ना करें. अक्लमंदी का तकाजा यही है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हो न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी ट्रांसमिशन के हवाले से. अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, बिकॉज आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ फिजिक्स ऑल्सो. तो बेसिकली यूरेनियम का जो आइसोटोप है U-235, इससे होती है फिशन. तो U-235 के साथ हम न्यूट्रॉन का रिएक्शन करवाते हैं और उससे फिशन होना शुरू हो जाती है. इट इज नॉट लाइक दैट कि एक मिट्टी का आपके पास कोई पीस है या मतलब मटेरियल है, वहां से फिशन स्टार्ट हो जाएगी. इट्स टेक्निकल थिंग. और ऑफ कोर्स इसमें ट्रस्ट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि स्टेट्स वॉलंटरी कंप्लायंस कर सकें और एनफोर्स किया जाए ट्रीटीज को इन द केस ऑफ नॉन कंप्लायंस.
The extensive network of treaties, agreements and organizations in the non-proliferation regime strengthens non-proliferation norms, builds trust between states and forms a web of proliferation prevention. अब हम आते हैं सीधा treaties के ऊपर. The first of all is PTBT, Partial Test Ban Treaty. It was signed in 1963 in Moscow. और पार्शियल टेस्ट बैन से क्या साबित हो रहा है? पार्शियल टेस्ट बैन से ये साबित हो रहा है कि the ban is on the tests partially. In other words, you cannot conduct test in the air because it can result in nuclear fallout, but you can test underground. So Soviet Union and US undertook extensive research for the underground testing of nuclear bombs. One thing to mention here also is that Soviet Union's US nuclear arsenal peaked in 1960s. तकरीबन इनके हो गए थे 30,000 के नजदीक warheads, और Soviet Union peaked in 1980s. इनके कोई 40,000 के नजदीक हो गए थे nuclear warheads. By any means, it can destroy world 10 times or more than 20 times, I should say. अब PTBT का थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया कि ये इसकी gist क्या है. You can develop some notion about that from net also. Half a page of a diary will do for you. Second is Outer Space Treaty. Again, जो स्पेस है हमारा मुश्तरका विरसा है, तो लिहाजा कोई भी, दोनों में से कोई भी स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेगा, और स्पेस विल बी यूज्ड ओनली फॉर द पीसफुल पर्पसेस. थर्ड इज NPT. इट इज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल ट्रीटीज. आपने इसका नाम वैसे सुना भी होगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. इट इज नॉट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी बट नॉन प्रोलिफरेशन. It was signed in 68. It came into force in 1970. और नाम से जाहिर है न्यूक्लियर की नॉन प्रोलिफरेशन की होगी, प्रोलिफरेशन से रोका जाएगा. इसकी 3 क्लॉसेस हैं. पहली है नॉन प्रोलिफरेशन, कि जिसमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं वो कोई मटेरियल नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को नहीं भेजेंगे. न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को हम अमूमन NWS से डेजिग्नेट करते हैं और नॉन न्यूक्लियर को एक N और लगाते हैं. हम इससे करते होते हैं. पॉइंट समझे? दूसरा डिसआर्मामेंट की दूसरी क्लॉज है कि आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड डिसआर्मामेंट को अचीव करेगी. और तीसरा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसका पीसफुल यूज किया जाएगा. जिस तरह आजकल हम देखते भी हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस. We already have reactors in hundreds, and they are in every country or most continents of the world. In every continent there are the reactors, but they are used for the peaceful purposes and not for the war. हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. स्टे ट्यून्ड जी, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लाइक करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच.